परेशान उन्हें देश के हर एक नागरिक को करना है। जो नागरिक आरएसएस और बीजेपी का वो कार्यकर्ता नहीं है जिसके साथ सांठगांठ करके वो पूरा प्रदेश लूट रहे हैं, उस हर व्यक्ति को परेशान करना है उन्होंने, और वो कर ही रहे हैं। कौन खुशहाल है असम में, बताओ आप मुझे। सिर्फ मुट्ठी भर लोग जो उनके साथ मिलकर असम को लूट रहे हैं, उनके अलावा कौन खुशहाल है असम। अब परेशान होने में मुसलमान भी आएंगे, ट्राइबल्स भी आएंगे, और भी लोग आएंगे, अहोम भी आएंगे, सभी परेशान होंगे। क्यों नहीं होंगे सभी? वो तो खुल के कह रहे कि हम आप लोग के साथ हैं, जितना परेशान कर सकते हैं मियां मुसलमान को करिए। मैं यही कह रहा हूँ ना, हेमंत बिस्वा शर्मा साहब जिसके साथ हो गए, उसको दुश्मन की क्या जरूरत है? वो खुद ही इतनी बड़ी उसकी सेवा कर देंगे। उनके साथ जो जो रहा है आज तक, उसका उन्होंने क्या क्या इलाज किया है, ये तो हिस्ट्री बताती है ना। वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस को धोखा देके गए। पहले वो एजीपी में थे, एजीपी को धोखा देके गए। उनका सबका हाल देखो ना आप। जिसके साथ हेमंत बिस्वा शर्मा साहब होंगे वो ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करता। क्या लगता है मुसलमान देश में मुसलमान इजी टारगेट है क्या? क्यों? कोई भी व्यक्ति जो कमजोर वर्ग से आता है इजी टारगेट है। महिलाएं इजी टारगेट नहीं है, शेड्यूल कास्ट इजी टारगेट नहीं है, शेड्यूल ट्राइब इजी टारगेट नहीं है। अब तो कोई भी इजी टारगेट बन गया। अब तो यूजीसी का तो देखा ही ना आपने। मतलब देना किसी को नहीं है, लड़वाना सबको है, ये है बात। तो क्या घुसपैठिया के नाम पे बंगाली मुस्लिम हो या फिर आसाम के मुस्लिम को टारगेट करना आसान है, इसलिए उसको टारगेट किया जाता है? नहीं, इसलिए कर पाते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो उन्हें बहाना तलाशना है ईवीएम से चुनाव जीत के ये बताना कि हमने नफरत फैला दी, उस वजह से चुनाव जीत गए। दूसरा, विपक्ष के लोग जो है ना इतना बड़ा सरेंडर कर चुके हैं। जैसा सरेंडर बताया जाता है ना मोदी जी ने ट्रम्प साहब के सामने किया था, उससे भी बड़ा सरेंडर विपक्ष के लोग कर चुके हैं। आरएसएस और बीजेपी के मुट्ठी भर जो लोग हैं उनके सामने। ये है बुनियादी वजह। उस पर आप ध्यान देंगे जितना, आप सब लोग तो ईमानदार पत्रकार हैं, जितना विपक्ष के लोगों को रीढ़ की हड्डी जो ट्रांसप्लांट करने की आप कोशिश करेंगे, उतना ज़्यादा आरएसएस और बीजेपी कमज़ोर होगी। जब तक विपक्ष के लोग, जो नेता और जो दूसरे लोग हैं, वो इनका मुकाबला करने के लिए सड़कों पे नहीं आएंगे, तब तक ये लोग आराम से ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतते हैं। सर, आपने अपनी पीसी में भी कहा है कि बंगाल में भाजपा सरकार बनाने जा रही है। क्या हाँ? आपको कोई सूचना मिला है कि मुझे इलेक्शन से पहले ही आप ये बात? मैंने बिहार से पहले भी बताया था। सूचना इसमें क्या है, इसमें कॉमन सेंस है भाई। कोई भी आम आदमी सोच सकता है। सोच ही रहे हैं आम आदमी, तो बोल ही रहे हैं हमें ईवीएम से चुनाव नहीं चाहिए, मतपत्र से चुनाव चाहिए। मतपत्र से चुनाव नहीं होगा तो आरएसएस और बीजेपी ही जीतेगी। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें कोई क्वांटम फिजिक्स भी नहीं है। आप कुछ भी करते रहें, कितना भी वोटर लिस्ट में धांधली का बोलते रहें, वोटर लिस्ट में धांधली से चुनाव नहीं बनर्जी बंगाल इस बार हार रही हैं, आप ये कर रहे हैं। ईवीएम से चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम के खिलाफ उन्होंने कोई कार्रवाई अभी से शुरू नहीं की। अभी से मतलब आज से। तो ममता बनर्जी 100% चुनाव हार रही है। मेरी बात ये सुन लीजिए। इस पर आपकी बीजेपी से सांठगांठ के भी आरोप लग सकते हैं। आप पहले ही कह रहे हैं कि बीजेपी जीत रही है। मैंने बिहार में भी कहा था ना, मैं कह रहा हूं ना, उनकी सीटें 10 सीटें आती हैं अगर बीजेपी की। मैंने बिहार के लिए भी बोला था 20 से 22 सीटें आती हैं, वो जायज इलेक्शन होंगे उनके। 22 सीटों से एक भी सीट ज्यादा आती है, वो ईवीएम के माध्यम से, वोटों में जो गिनती में हेरा फेरी होती है उसके माध्यम से आती है। बंगाल में मैं आपको बता रहा हूँ 10 सीटों से ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की आती हैं तो वो सब वोटों में जो ईवीएम के माध्यम से गिनती में हेरा फेरी की जाती है उसके माध्यम से आएंगी। ये सच्चाई है। अब आप मुझे किसी का भी एजेंट बोल लो, 100% होने वाला है। मैं तो अभी से बता रहा हूँ, अभी से कमर कस के ईवीएम के खिलाफ बड़ा आंदोलन कर लो। बीजेपी और आरएसएस की 10 सीटें आएंगी, तय बात है ये। लेकिन वो काम आज से शुरू करना पड़ेगा। मैं तो तरीके बताता रहता हूँ ना बार बार, कैसे ईवीएम के जहर को कम करना है। कोई सुनता ही नहीं है मेरी बात, तो मैं क्या करूँ? अखिलेश यादव तो कह रहे जनता हमारे साथ है, ईवीएम से क्या डरना है। जनता बिल्कुल साथ है। हाँ। बिल्कुल। इसी गलतफहमी में तो है, जनता तो है ही साथ। इसी गलतफहमी में तो वो सोचते हैं ईवीएम के की हमें मुखालफत नहीं करनी, जनता जिताएगी। लेकिन उनको इतनी ज़्यादा रिसर्च नहीं है ईवीएम के बारे में। मुझे है, हमारे लोगों को है। अगर वो हमसे बात करते तो हम उन्हें समझाते कि जनता कुछ नहीं कर पाएगी जब ईवीएम होता है ना। जनता क्या, बिहार में जनता आरएसएस और बीजेपी के साथ थी? बताओ आप मुझे। बिल्कुल नहीं थी ना। तेजस्वी यादव भी तो वही हाल किए सर। चुनाव हारने के बाद फिर वो कह रहे हैं कि कुछ गड़बड़ी हुई है। पहले तो कोई आकर पहले मैं कह तो रहा हूँ, पहले उनके स्लीपर सेल्स उनको कुछ करने नहीं देते, बता के रखते हैं, बहका के रखते हैं, नहीं हम जीत रहे हैं, देखो इतनी अच्छी हवा है। अरे ये हवा है ही हवा, कुछ कोई नहीं बना रहा है। जनता नाराज है आरएसएस और बीजेपी से, नफरत करती है। ईवीएम पे आंदोलन हम ही करेंगे, अंबेडकरवादी करेंगे। तो बटा हुआ है ना उस पे। विपक्ष, देखिए विपक्ष जो है नगण्य हो जाएगा।
आप कुछ दिन रुक जाइए, आप देख लेंगे ये विपक्ष के खिलाफ जनता हो जाएगी, विपक्ष को भूल जाएगी, अपने आप नए लोग उभरेंगे, वो देश बचाएंगे, संविधान बचाएंगे, ईवीएम हटाएंगे और फिर आरएसएस और बीजेपी भी नए लोगों को बंगाल के मौका बाद- कहाँ मिल रहा है बंगाल के बाद। सर? शिवपाल यादव के बाद अखिलेश यादव के बाद उनकी बेटी आ रही है, नए लोगों को कहाँ मौका मिल रहा है? मेहताब भाई जैसे लोग कहाँ मौका मिल रहा है? नहीं, कहाँ आ रहे हैं? अखिलेश जी देख लीजिए ना, क्या अगर ईवीएम से चुनाव ना होके पेपर बैलेट से चुनाव होते तो गठबंधन को मेरे ख्याल से 75 सीटें मिलती यूपी में, लोकसभा में। अखिलेश जी को कहाँ आ रहे हैं? कहाँ आ रहे हैं अखिलेश जी? लेकिन आप लगातार ईवीएम के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, क्या विपक्ष का कोई नेता कभी आपसे संपर्क किया? मैंने सबको चिट्ठी लिखी है, स्लीपर सेल्स ने बेड़ियों में जकड़ रखा है विपक्ष के नेताओं को, इसमें किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। क्रिस्टल क्लियर है, ईवीएम से सब चुनाव हार रहे हैं, जनता नफरत करती है आरएसएस और बीजेपी से। या फिर विपक्ष का मानना है कि ईवीएम का कोई घोटाला ही नहीं होता ईवीएम से? विपक्ष के सभी लोगों को पता है, सबको पता है ईवीएम से हार रहे हैं। तो इन्हें इलेक्शन हारने में मजा आता है क्या? क्योंकि जमीन में तो कोई दिखाई देता नहीं है, बंद कमरों में सब कहते हैं ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। जमीन में उतरना पड़ेगा, उसके लिए आंदोलन करना पड़ेगा। मज़े तो मेरे ख्याल से सब विपक्ष के नेता, कोई तकलीफ में तो नज़र आता नहीं है मुझे। सडनली तकलीफ होती है जैसे चुनाव हार जाने के बाद, उसके अलावा तो मैंने किसी को तकलीफ में देखा नहीं है ना विपक्ष के बड़े नेता को। कांग्रेस के बड़े नेता इमरान प्रतापगढ़ी लोग कुछ नहीं बोल रहे इस मुद्दे पे। नहीं, बाकी कोई बोल रहा है? एक इमरान प्रतापगढ़ी नहीं, और कोई बोल रहा है? और कोई बोल रहा है? कोई नहीं बोल रहा। मुस्लिम नेता कहा था मुखर चेहरा इमरान इमरान प्रताप, प्रताप कुछ बड़े लोग नेता, उनका बड़े तारीफ भी दिग्गज कसीदे नेता करते हैं हैं। उनके तारीफ में। देखिए, जो उनकी कैपेसिटी है वो उससे ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, और उनसे क्या उम्मीद करते हो आप? वो कभी संगठन में थोड़ी रहे हैं, कांग्रेस के एनएसयूआई यूथ कांग्रेस में। पराचा साहब, हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। पराचा साहब जिस अच्छा, तरीके ये से बताइए, ज्ञानेश इमरान कुमार- प्रतापगढ़ी के नाम आते ही आपके चेहरे पर हंसी क्यों आई? वो एक शायर हैं, हंसने वाली गज़लें सुनाते हैं, तो उनकी किसी शेर का मुझे याद आ गया, इसलिए हंसी आई थी। चुनाव होता है, बाबा बागेश्वर जाते और कहते हैं जो सनातन को आगे बढ़ाए वोट सिर्फ उसी को दें, उनके कहने से तो आप ईवीएम के ऊपर सवाल क्यों खड़ा करते बाबा बागेश्वर साहब को क्या आता जाता है चुनाव के बारे में? हैं? चमत्कारी बाबा है जो कहते हैं चमत्कार आता है ना, चुनाव तो नहीं आता, चमत्कार खूब आता है। सर यूजीसी मामले में ओपोजिशन जो है स्टैंड क्लियर क्यों नहीं किया इस बार? ऑपोजिशन का स्टैंड ईवीएम पे क्लियर नहीं है आज तक, तो आप यूजीसी पे लाना चाहते हो? आप किस दुनिया में जी रहे हो? जब पराचा साहब जिस तरीके से ज्ञानेश कुमार पर एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती, इतना पावरफुल बना दिया गया, कहीं इसीलिए विपक्ष सोच रहा है कोई फायदा नहीं इनके खिलाफ आंदोलन का। मैंने करा दी है, नोटिस इशू हो गया है अदालत से, पटियाला हाउस से, अभी उसकी डेट आने वाली है, ज्ञानेश कुमार जी पे हो चुकी है। किसके खिलाफ नोटिस इशू? उसमें जो पुराने जो इससे पुराने वाले जितने भी वो थे ना मेंबर ऑफ चुनाव आयुक्त, उनके सबके खिलाफ नोटिस जारी हो चुका है पटियाला हाउस कोर्ट से, उसकी जनवरी में डेट आने वाली है।